हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। फ्रेंड्स, आज की क्लास में आज डिस्कस करेंगे हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि आनुवंशिकता और पर्यावरण के जो प्रभाव है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। इस टॉपिक से हर पेपर में एक नया दो क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो यूपी टेट का जो क्यों ना हो, चाहे वो सी टेट का क्यों ना हो, चाहे वो एस टेट क्यों ना हो। हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर उठ के आता है। और आज की क्लास में आज यही डिस्कस करेंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आज निचोड़ निकालेंगे। ठीक है। इससे पहले की क्लास में हमने हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट को समझा था। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जहाँ पर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। आज की क्लास में सिर्फ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलते शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और एक बार आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का खुद से आंसर देने की कोशिश करना, फिर हम डिटेल डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। क्वेश्चन समझ गए तो आप बहुत ही आराम से सही आंसर को टिक कर दोगे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी। कहने का अर्थ यह है कि जो ये नीचे दिए गए ऑप्शंस है, इसमें से सबसे अच्छा डिस्क्राइब कौन करता है इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी का, यानी कि आनुवंशिकता का प्रभाव सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। तो देखते हैं। हेरिडिटी डिटरमाइंड हाउ फेयर वी विल गो। मतलब कि हेरिडिटी ये बता देती है कि हम कितने दूर तक जाएंगे। मतलब कहने का अर्थ ही होगा कि ऑफिसर का बेटा ऑफिसर ही बनेगा। क्या ऐसा कहना ठीक रहेगा? नहीं। हाँ, हालांकि आनुवंशिकता से बच्चे को अच्छे बुद्धि के गुण मिल जाते हैं, लेकिन अगर उसको एक बढ़िया सा इन्वायरमेंट ना मिला तो वो क्या होगा, दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा। यानी कि अपने अच्छे बुद्धि वाले करेक्टर तो उसे मिल गए, लेकिन उसको इन्वायरमेंट कैसा मिला, चोरों डकैतों का, या फिर और कुछ ऐसा उल्ट पुल्ट वातावरण मिला, तो क्या होगा, वो क्या ऑफिसर बन पाएगा? नहीं बनेगा। तो अकेले आनुवंशिकता निर्धारित नहीं करती है। और पहली दूसरी बात ये कि वो कितने दूर तक जाएगा ये डिटरमाइंड नहीं कर सकते, हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एडजेक्ट नहीं बता सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये पहला जो ऑप्शन है वो नहीं होगा। ठीक है। फिर बात आते हैं दूसरे पे। इट इज प्राइम डिटरमिनेंट ऑफ हाउ फेयर वी विल गो। यानी कि देखो, प्राइम डिटरमाइन नहीं है, एक प्रमुख निर्धारक नहीं है सिर्फ हेरिडिटी। हेरिडिटी के साथ साथ हमें उसको इन्वायरमेंट भी देना होगा, तब वो क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है। तो ये भी नहीं होगा दूसरा। फिर ये प्राइम डिटरमाइन आ गया, एक प्रमुख निर्धारक नहीं बोल सकते हम। ये क्या है, जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या है, एक अननोन क्रिया है, मतलब एक अनौपचारिक उसका गुणनफल है। ठीक है। तो प्रमुख निर्धारक नहीं हो सकता है ये। ठीक है। बचा कौन सा है अब, इट डिटरमाइंड हाउ फेयर वी कैन गो। ये हो सकता है कि हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हम कितनी दूर जा सकते हैं। यानी देखो, किसी माँ बाप के अच्छे बुद्धि के गुण अगर किसी बच्चे को मिले हैं, तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि ये कितनी दूर तक जा सकता है। अगर उसे अच्छा इन्वायरमेंट मिला तो वो बहुत आगे तक जाएगा, अगर उसे बैड इन्वायरमेंट मिला तो वो चोर डकैत या फिर एक्स्ट्रा जो भी है उसमें चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड। जीन एंड क्रोमोसोम ट्रांसफर डैश एस्पेक्ट फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चाइल्ड एट द टाइम ऑफ कंजप्शन इन द मदर वूम्स। कहने का अर्थ यह है कि जीन और गुणसूत्र, मतलब जो जीन और जो क्रोमोसोम है, वो माता पिता से बच्चे में जाते हैं, तो वो किस तरह क्या चीज लेके जाते हैं, क्या चीज को स्थानांतरित करते हैं, क्या चीज को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। मतलब जीन और क्रोमोसोम क्या ट्रांसफर करते हैं, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है एट द टाइम ऑफ कंजप्शन। तो जीन और क्रोमोसोम हमें पढ़ा था। देखो, देखो पहले ऑप्शन देखते हैं। पोषक न्यूट्रिशन क्या होगा, हमें बाहर से भी मिल जाएगा, जन्म के बाद में मिल जाएगा, लेकिन पूछा क्या है यहाँ पे, माता के गर्भ में पूछा है क्या चीज का, जो जीन और गुणसूत्र है वो क्या चीज लेके जाएंगे। सोसाइटी है, सामाजिक है, ये भी बाहर से हमें मिल जाएगा। नैतिक है, ये भी हमें बाहर से मिलता है। जो आनुवांशिकता है यानी हेरिडिटी है, वो हमारे जीन और क्रोमोसोम के थ्रू ही ट्रांसफर होती है, हमारे माता पिता से और बच्चे के अंदर। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर होता है, विच ऑफ दीज इन इज ए एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब कौन सा जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा, यानी बाह्य कारक कौन सा है। अब बाह्य कारक दो तरह के कारक हो सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल जो हमें बाहर से हमें घेरे हुए हैं, यानी हमारी बॉडी से बाहर जितना भी होगा, जैसे सोसाइटी हो गया, स्कूल हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, जितना भी ये बाहर की चीज़ें हैं,
वो। और एक्सटर्नल हो गया जैसे हमारे कोई बुद्धि का स्तर हो गया या हमारे जीन हो गए, क्रोमोसोम्स हो गए, वो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। तो फर्स्ट है शारीरिक पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन ठीक हो गया, लेकिन फिर भी आगे देखते हैं। सेकंड है बुद्धिमत्ता, ये इंटरनल फैक्टर है। जैविक कारक बायोलॉजिकल फैक्टर यानी कि ये भी इंटरनल फैक्टर है। हेरिडिटी यानी आनुवांशिक कारक, ये भी क्या है, इंटरनल फैक्टर है। तो एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा हो गया यहाँ पर, इन्वायरमेंट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, बोलता है व्हाट इज द मीन बाय नेचर इन नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी। एक कंट्रोवर्सी है नेचर और नर्चर की, जिसमें नेचर का हमें मीनिंग पूछा है कि इसमें नेचर का क्या मीनिंग है। नेचर नर्चर को सबसे पहले जो नेचर होता है वो एक किस्म का हेरिडिटी होता है, यानी कैसे हमें नेचर मिले, कैसे हमें गुण मिले हैं हमारे माता पिता से। और यहाँ पे नर्चर का जो मीनिंग होता है वो हो गया इन्वायरमेंट से ताल्लुक रखता है, मतलब कैसे हमें पोषक मिला है, कैसे हमें इन्वायरमेंट दिया गया है। जैसे हम किसी पौधे को नर्चर करते हैं या पोषण देते हैं, या किसी हमारे छोटा बच्चा है उसका नर्चर करते हैं या पोषण करते हैं, वो क्या हो गया, बाहरी फैक्टर हो गया। बाहरी फैक्टर क्या हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। और नेचर भाई उसको कैसे गुण मिले हैं, कैसे उसका बुद्धि का स्तर है, वो क्या हो गया, हेरिडिटी हो गया। तो यहाँ पे नेचर का क्या पूछा है, मीनिंग पूछा है, नेचर का मीनिंग पूछा है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। द इन्वायरमेंट अराउंड एस, अगर देखो ये क्या हो गया, पहला ऑप्शन हमारे आसपास का वातावरण, ये किसके अंदर आ गया, नर्चर के अंदर आ गया। हमने अभी पढ़ा था ना, इन्वायरमेंट का जो पूछा वो नर्चर, कैसा पोषण हमें मिलता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड है बायोलॉजिकल गिव्स ऑफ द हेरिडिटीज इंफॉर्मेशन, यानी आनुवांशिक सूचनाएं हमें देता है। हाँ, ये हो सकता, ये है। क्यों है, क्योंकि नेचर क्या है, उसके कैसे गुण हैं, तो वो वंशानुक्रम सूचनाएं हमें देता है कि अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो हम ये सूचना लगा सकते हैं, ये हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि इसके माता पिता भी अच्छे बुद्धि स्तर के रहे होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है इंडिविजुअल डिफरेंस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी फैक्टर एंड दी। अब ये पूछा गया है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो होती है वंशानुगत कारकों तथा किसके बीच में जो है वो एक जटिल क्रिया है। भाई जो व्यक्तिगत विभिन्नता ये आई है वो किन किन के कारण को हुए हैं, वंशानुगत कारण तो हो गया, लेकिन वंशागत यानी हेरिडिटी के साथ साथ किसके साथ वो क्या है, इंटरप्ले रोल है। जीन्स ये तो हेरिडिटी हो गया, आनुवंशिकता ये भी हेरिडिटी हो गया, जन्मजात लक्षण नहीं होता। अब इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो आती है वो आती है हेरिडिटी इनटू में इन्वायरमेंट, यानी आनुवंशिक और वातावरण के एक इंटरप्ले रोल है, एक जटिल परस्पर क्रिया है जिसके कारण क्या होती है, एक व्यक्तिगत विभिन्नता आती है। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता किसके कारण होती है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बीच में एक अन्योन्य क्रिया के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। वाई डू यू इंडिविजुअल डिफरेंस फ्रॉम वन अदर। अब ये देखो इसकी सिर्फ लैंग्वेज चेंज की है, क्वेश्चन कैसा है, जो फिफ्थ क्वेश्चन किया था वैसा का वैसा ही है बिल्कुल। ठीक है, पढ़ते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो एक दूसरे से डिफरेंस किस कारणों से हो सकते हैं, क्यों होते हैं। वातावरण के प्रभाव के कारण, अकेले वातावरण के कारण नहीं होता। जन्मजात विशेषताओं के कारण, हाँ इससे हो सकता है, लेकिन आगे देखते हैं। वंशानुक्रम वो वातावरण की अन्योन्य क्रिया के कारण, सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो ये है कि हेरिडिटी और जो इन्वायरमेंट है उसकी अन्योन्य क्रिया के कारण क्या होता है, वो एक दूसरे से विभिन्न होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन्थ पे। कि एक बच्चा प्रभावशाली है यानी गिफ्टेड बच्चा है, उसका बुद्धि का स्तर अच्छा है, या फिर वो अच्छे से क्वेश्चन पूछता है, मतलब किसी चीज़ को जल्दी समझ जाता है, या अपनी एज के अकॉर्डिंग उसके पास बहुत ही और एक्स्ट्रा नॉलेज है, जितनी एज में नॉलेज होनी चाहिए उससे थोड़ी एक्स्ट्रा है, तो वो किस कारण से हो सकता है। तो देखते हैं, ये देखो ये भी क्वेश्चन घुमा दिया। ठीक है, क्वेश्चन घुमा दिया, मतलब प्रतिभाशाली बच्चा पूछा है यानी एक दूसरे से डिफरेंस है, क्वेश्चन की ऐसे लैंग्वेज चेंज करेगा सिर्फ। ठीक है, क्वेश्चन वही होगा। सबसे पहले क्या है, सफल माता पिता, हाँ सफल माता पिता हो सकते हैं। ठीक है, मान लो सफल माता पिता है, उसके बुद्धि का स्तर माता पिता का अच्छा है, हम ये भी मान सकते हैं कि बच्चे में भी उसके अच्छे बुद्धि के गुण आए होंगे, लेकिन अगर वातावरण नहीं दिया उससे अच्छा, तो क्या वो बच्चा प्रतिभाशाली बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। ठीक है, उसके बाद है एक डिसिप्लिन रूटीन। एक डिसिप्लिन अनुशासित दिनचर्या दे दी उसको, तो उसको हम एक रोबोट बना रहे हैं, यानी वो एक इरिटेट पर्सन हो जाएगा, तो उससे भी बच्चा क्या नहीं होगा, मतलब प्रतिभाशाली नहीं बनता। दूसरा थर्ड ऑप्शन है आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतर क्रिया। हाँ, ये देखो हर क्वेश्चन में मिलेगा आपको
डेवलपमेंट या फिर गिफ्टेड बच्चा, या किस कारण होता है? आनुवांशिक तो उसे अपने माता पिता से मिलते हैं, सफल माता पिता है, अच्छे गुण मिले हैं उसे, बुद्धि के अच्छे गुण मिले हैं, साथ में उसको इन्वायरमेंट भी दे दिया, तो वो क्या होगा? सोने पे सुहागा हो गया। तो वो एक मोस्ट इंटेलिजेंट प्रतिभाशाली बच्चा बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, नर और मादा में 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं। अब यहाँ पे हमें सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि टोटल पेयर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? ठीक है, पहले तो ये बताएंगे। टोटल पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 23। ठीक है, पेयर की बात हो रही है यहाँ पर। और अब पूछा है 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर सेम, जो कि सेम होते हैं एक दूसरे में, मेल में भी और फीमेल में, सब में सेम होता है। पिछली क्लास में मैंने ये चीज़ बताई थी। सेम कौन से होते हैं? ऑटोसोम, जो 22 पेयर होते हैं, ऑटोसोम जो होते हैं पेयर, वो 22 पेयर होते हैं, और वो मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं। एक्सेस क्रोमोसोम, ये तो इससे कोई मतलब, एक्सेस क्रोमोसोम क्या होगा? सेक्स क्रोमोसोम हो गया, जो डिटरमाइन करता है सेक्स को, कि बच्चे का क्या सेक्स रहेगा। ठीक है, वाई वाई क्रोमोसोम का कुछ है नहीं, आइडेंटिकल जीन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, ये देखो अभी कितने क्वेश्चन किए हमने, फिर से ऐसा क्वेश्चन आ गया, क्या होगा? लैंग्वेज चेंज हो रही है। ठीक है, विकास का उत्पाद है, मतलब विकास किसका प्रोडक्ट है? केवल देखो, केवल सिर्फ जिसको ज्यादा मतलब प्रभुत्व, ऐसे जो कुछ वर्ड दिख जाए ना, वो कभी नहीं होते। केवल सिर्फ आनुवंशिकता से नहीं होता, सिर्फ पर्यावरण से भी नहीं होता विकास। विकास होता है आनुवंशिकता के साथ साथ पर्यावरण के साथ। ठीक है, मतलब वही आ गया, हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है, मनुष्य में खालिस्तान जोड़े गुणसूत्र होते हैं, कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? तो कितने पेयर पूछा है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर आपको ऑप्शन में भी आपको कंफ्यूज करेगा। 55 हमने पढ़ा नहीं, 44 भी नहीं पढ़ा, 46 पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है? पेयर पूछा है। अगर नंबर की बात होती, नंबर पूछता, तो क्या होता? आंसर 46 होता। यहाँ पे पेयर पूछा है, तो पेयर कितने हैं? 23 पेयर है, जिसमें से 22 तो ऑटोसोम है, और एक वन पेयर क्या है? सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, बोल रहा है कि एक नवजात बच्चा एक लड़की होगी यदि यह है कि न्यू बॉर्न बेबी विल बी ए गर्ल, कि एक नया बच्चा हुआ हमारे घर, उस अगर वो गर्ल्स होगी तो उसके अंदर कैसे क्रोमोसोम होंगे? ये सेक्स डिटरमिनेशन मैंने पिछली क्लास में भी करवाया था, कि अगर एक्स वाई होगा तो क्या होगा? एक्स वाई होगा तो मैंने बताया था बॉय होता है। ठीक है, और एक्स एक्स होता है तो क्या होती है? गर्ल। ठीक है, ये चीज मैंने सेक्स डिटरमिनेशन में पिछली क्लास में करवाई थी। तो ये क्या हो गया? गर्ल्स का पूछा ना, तो गर्ल्स का क्या हो गया? एक्स एक्स हो गया। ठीक है, एक्स एक्स क्रोमोसोम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। एक जीन के लक्षण जो एक पीढ़ी में गैर प्रारंभिक प्रभावी है और अगले में दिखाई देते हैं। ये भी मैंने शुरू में जो हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट किया था उसमें बताया था, कि अगर किसी बच्चे में, जैसे मान लो किसी बच्चे किसी के माता पिता की वाइट आइज है, आने वाली जनरेशन में वो वाइट आइज देखने को नहीं मिली, यानी जो वाइट आइज के माता पिता थे, उसके बच्चे थे, उसकी वाइट आइज नहीं थी, यानी F1 जनरेशन में वो करेक्टर नहीं शो हुए। जो करेक्टर नहीं शो होते उसको बोलते हैं हम रिसेसिव, और जो करेक्टर शो होते हैं उसको बोलते हैं हम डोमिनेंस। ठीक है, लेकिन वो करेक्टर जो बच्चे थे उसके आने वाले और बच्चे थे उनमें पाया गया, यानी F2 जनरेशन में। हमारे जैसे मेरे माता पिता वाइट आइज के, मेरी नहीं है, लेकिन मेरे आने वाले जो बच्चे हैं उनके वाइट आइज में भी, यानी जो सेकंड जनरेशन थी, दूसरी पीढ़ी थी, उसमें वो करेक्टर शो हुए। जहां पे करेक्टर शो होंगे वो क्या होगा? डोमिनेंस होता है। ठीक है, तो इसने यही पूछा कि एक लक्षण है जो एक पीढ़ी में तो गैर प्रभावी, लेकिन अगली पीढ़ी में वो दिखाई दे जाते हैं, तो ऐसे सिद्धांत को क्या बोलेंगे हम? अलगाव और प्रभुत्व, यानी सेपरेशन, सेग्रीगेशन और डोमिनेंस। सेग्रीगेशन मतलब वो एक दूसरे से अलग होते हैं, डोमिनेंस जो करेक्टर शो होते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट एसेसमेंट ये होता है कि कोई करेक्टर दूसरे करेक्टर के ऊपर कोई इफेक्ट ना डाले। जैसे आइज का फैक्टर है, वो हाइट की करेक्टर पे शो ना डाल मतलब कोई अपना प्रभाव ना डालता हो, इफेक्ट ना डालता हो। ठीक है, स्थानांतर जैसा कुछ नहीं है, जीन ट्रांसफॉर्मेबिलिटी वाला कुछ नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, सेग्रीगेशन और डोमिनेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में ये 12 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ये ही घुमा फिरा के पूछा जाता है, सिर्फ उसकी लैंग्वेज चेंज करता रहेगा। ठीक है, अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आ गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का भी लिंक है, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का वहाँ पे लिंक है, जहाँ पे मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से एक बार ट्राई करना। ठीक है फ्रेंड्स, और
नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, और अब ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी वीडियो लेके आएंगे और हम तैयारी करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।